Students, welcome back. How's everybody? So students, this is part 6 of your journal awareness questions that came in your SSC CHSL exam, and the exam held between 17th to 19th March. So let's get started with the video now. First question is, which among the following regulates the monetary policy? ये जो monetary policy है इसको कौन regulate करता है? ये मैंने आपको पहले भी कराया है, तो आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1935। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? बेसिकली ये कुछ सेट हैं, आपके सेट ऑफ रूल्स हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट करता है सभी बैंक्स के लिए कि आपको कितने ब्याज पे किसको लोन देना है, ठीक है, कितने उस पे क्या मिलेगा, कितनी पॉलिसी। तो हर चीज जो है मनी जो है वो रेगुलेट करता है किस किस तरीके से, हर चीज रेगुलेट होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक थी 84। ओके, तो ये हैनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है आपका, ये किसने जो है पब्लिश कहाँ कराया था और किसने जो है इसको निकाला था? तो बेसिकली ये है हैनली एंड पार्टनर्स रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग फर्म, इसने जो है इसको पब्लिश किया था हैनली पासपोर्ट इंडेक्स को 2020 को। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन पब्लिश करता है, तो इसमें पब्लिशर है आपकी हैनली एंड पार्टनर्स। ठीक है, देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रैंकिंग है ये कहाँ से आई? तो ये जो रैंकिंग आपकी आती है हेनली पासपोर्ट इंडिया इंडेक्स में, जिसमें इंडिया की 84th रैंक है, वो आती है जो डाटा ये कलेक्ट करते हैं IATA से। IATA की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, और इसमें क्या है, IATA के पास 290 एयरलाइंस हैं। अब ये जो डाटा है, ठीक है, इंडेक्स है जो आपका हेनली इंडेक्स, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? देखो, 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स, 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन इसमें कवर होती हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था? सो ये 2006 में जो है फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, और एम क्या था इसका? टू प्रोवाइड ग्लोबल पिक्चर ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब कि कितनी जो कंट्रीज हैं उनके पास दूसरों के साथ ट्रैवलिंग में कितनी फ्रीडम है, कि कितने लोग जो है, मान लो हमारी कंट्री से कितने लोग दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीजा के। ठीक है, सिर्फ पासपोर्ट की है से पहले उनको वीजा इशू नहीं कराना होता। तो ये होता है आपका हेनली पासपोर्ट कि कितना फ्रीडम है हर कंट्री के पास दूसरी कंट्रीज के में ट्रेवल करने की। सो आपसे अब आपने इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, दैट इज 84। फिर आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कौन सा इसमें देश आया है। तो जापान जो है इसने टॉप किया है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। और वीकेस्ट आपको याद करना है, अगर आपसे वीकेस्ट पूछेंगे तो वीकेस्ट जो था आपका वो था आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और इसकी रैंक जो है आपकी वो है 107। ठीक है, और इंडिया आपका किस पे है? 84 पे। बाकी आपको याद करना है कि एक और इंफॉर्मेशन लीजिए कि ओनली यूरोपियन कंट्रीज वेयर इंडियंस कैन ट्रेवल वीजा फ्री, ये कौन सी है? एक आपसे पूछा जा सकता है, विच यूरोपियन कंट्री इंडियंस कैन ट्रेवल वीजा फ्री? तो ये यूरोपियन कंट्री है आपकी साइबेरिया। इट्स इम्पॉर्टेंट, तो ये भी याद रखो, साइबेरिया ऐसी पहली यूरोपियन कंट्री है और अकेली यूरोपियन कंट्री है जहाँ इंडियंस जो है बिना वीजा के ट्रेवल करते हैं। अब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की जो रैंकिंग है, ये आपको, ये आप यूके और यूएस की जो रैंकिंग है इस बार की 2020 की, वो है आपकी 8th। ठीक है, 2015 और 2015 में इन दोनों की ही रैंक फर्स्ट थी, अब ये फर्स्ट से जाके 8 पे आ गई है 2020 में। अब जापान ने जो है टॉप किया था, ठीक है, पहला जापान है। उसके बाद में है हेनली इंडेक्स को टॉप किसने किया है? सिंगापुर। जापान, जापान के बाद सिंगापुर है, उसके बाद है आपका साउथ कोरिया, देन जर्मनी। बिल्कुल टॉप के ये मैं बता रही हूँ, जर्मनी के बाद आपका इटली, देन फिनलैंड, स्पेन, ठीक है, डक्समबर्ग और डेनमार्क। अब बाकी आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
लक्षद्वीप कम्स अंडर विच हाई कोर्ट, जो ये आपका लक्षद्वीप है ये कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता है, तो ये है आपका केरला हाई कोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप जो है ये 1 नवंबर 1956 में बना था। और कैसे बना था ये, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स जब हमारी 1956 में हुई थी, तो जो लक्षद्वीप है ये आइलैंड सेपरेट हुए थे आपके मद्रास से। आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है कहाँ से सेपरेट हुए थे, ये 1956 में मद्रास से। ठीक है, मद्रास से जो है सेपरेट हुए थे। अब 2020 में 21 में 2021 का आपको पता ही है सेंसस होता है जो, इस सेंसस में जो है इसकी पॉपुलेशन आइलैंड की 7365, ठीक है, 70,365 पीपल की पॉपुलेशन है 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इन विच स्टेट इन इंडिया द सन राइजेस फर्स्ट। यहाँ मैंने इंडिया स्पेशली आपको दे रखा होगा। ठीक है, आपको अगर स्टेट वैसे पूछा जाए कहाँ पर कंट्री, तो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर आपको इंडिया में स्टेट पूछा है तो दैट इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो सबसे पहली बार हमको सन दिखता है वो दिखता है आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में, बिहाइंड द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया। और एरिया का नाम क्या है आपका, जहां पर सन दिखता है सबसे पहली बार, वो है आपका डोंग। ये डोंग है क्या, इट्स अ वैली इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये एक वैली है अरुणाचल प्रदेश में, डोंग आपको याद रखना है, यहाँ आपको सन दिखता है पहली बार। अदरवाइज नॉर्वे को आप बोलते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए वर्ल्ड में कहाँ दिखता है, तो दैट आंसर विल बी न्यूजीलैंड। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following is called as brain of computer। कंप्यूटर का दिमाग किसको बोला जाता है, तो वो है आपका सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती कहाँ लोकेटेड है, आपने कंप्यूटर देखा होगा, ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर जो है लोकेटेड होता है। ठीक है, सीपीयू होता क्या है बेसिकली, एक 2 इंच का सेरेमिक स्क्वायर होता है सिलिकॉन चिप का। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसर की स्पीड जो है वो किस में मापी जाती है, तो स्पीड मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में होता है। ठीक है, मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज। अब मेगाहर्ट्ज को आप क्या बोल सकते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और गीगाहर्ट्ज को ये भी बोल सकते हो बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ओके, देन आपको थोड़ा सा इसमें ये याद रखना है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे कई बार पूछा जाता है कि रैम, रैम जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो रैम की फुल फॉर्म है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की आपकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। याद करना है आपको ये दोनों चीजें। अब रैम जो है आपका, इसमें डाटा तब तक रहता है जब तक आप कंप्यूटर ऑन रखते हैं, उसके बाद ये डाटा जो है डिलीट हो सकता है इन केस अगर आपने सेव नहीं किया। अगर आपने सेव कर दिया डाटा, तो ये वाला डाटा सीधा आपकी हार्ड ड्राइव में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब रैम का क्या होता है कि जैसे ही आपने अपनी कोई फाइल खोली, ठीक है, एक मान लो पहले आपने एक फाइल थी उसको सेव कर दिया, डाटा उसका चला गया कहाँ पर, हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में डाटा गया। ठीक है, अब आपने कोई फाइल है उसको सेव कर रखा है, ये हार्ड ड्राइव में गई, आपने उसको रीओपन करना है, आपने उसको रीओपन किया, आपकी फाइल खुल गई, तो जितना डाटा आपने खोला है फाइल का वो हार्ड ड्राइव में से यहाँ पर आएगा और इधर क्या हो जाएगा, आपको दिखेगा डाटा। ठीक है, उसके बाद जब आप ये फाइल दोबारा सेव करके, सेव ना भी करो ऑलरेडी सेव्ड है, इसको बंद करोगे तो जितना आपने डाटा खोला है वो सारा डाटा चला जाता है आपकी हार्ड ड्राइव में। ये छोटा सा प्रोसेस था जो मैं आपको बता रही हूँ। होता क्या है जब आप फाइल ओपन करते हो, रैम का मतलब बेसिकली क्या होता है आपकी रैम में, ये होता है। ठीक है, देन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है इसमें क्या स्टोर होता है। देखो, हार्ड ड्राइव जो है हमने डिस्कस किया है, हार्ड ड्राइव में आपकी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर फाइल्स जो है वो स्टोर होती हैं। ठीक है, और इसको जो हार्ड ड्राइव को आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इट्स यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज मेड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। तो ये जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आपको ये याद रखना है, इट्स द लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, लार्जेस्ट पावर प्लांट है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारी कंट्री का। देन ये है कहाँ पर, ये है आपका कोंडाकुलम इन
तिरुमलावी डिस्ट्रिक्ट और है कहाँ पे, साउथ ईस्ट स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये प्लांट जो है, ठीक है, लगा हुआ है। अब जब ये प्लांट बना था तो ये प्लांट दो चीजों की दो जो है कंपनीज की मदद से बना था। देखो, एक तो रशियन स्टेट कंपनी थी जिसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर आपके बोला गया है ना, तो ये एक रशियन स्टेट कंपनी थी और एक इंडिया की ही थी। तो जो रशियन स्टेट की कंपनी थी, ये वाली रशिया, ठीक है, उसका नाम था आपका एस्मोट्रॉय एस्मोट्रॉय एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्समोट्रॉय एक्सपोर्ट जो है इस रशियन कंपनी का नाम था, इसकी हेल्प से। और एक न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया की NPCIL की कोलैबोरेशन से जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था तमिलनाडु में। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपको पता चलेगा रशिया में कौन सी कंपनी की हेल्प से ये बना था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who became the first education minister of India after independence? पहला एजुकेशन मिनिस्टर हमारी इंडिपेंडेंस के बाद कौन बने थे? तो वो थे आपके मौलाना अब्दुल नहीं है यहाँ, याद रखना, अबुल कलाम आजाद। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, ये आपके 15 अगस्त 1947 से 2 फेब 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, ठीक है। मतलब अगर आपको पूछा जाए तो कब बने थे, 15 अगस्त 1947, और कब तक रहे थे इस पोस्ट पे, 1958 तक। अब हमारा जो ये नेशनल एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन डे किसके उसमें सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल एजुकेशन डे हम मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पे, बर्थ एनिवर्सरी पे हर साल ऑब्जर्व करते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following countries has topped in ISSF? ISSF की full form क्या है आपकी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, और रैंकिंग इन 2019। तो हमारा जो इंडिया है, प्यारा भारत है, उसने टॉप किया है इसमें, ठीक है। अब जो हमारा भारत है, इसको 21 गोल्ड मिले हैं, 6 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज जो है इंडिया ने जीते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये सबको पता होगा एंड इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बाद में भी रिपीट जो हो सकता है ये, ठीक है। ये सुकुमार सेन है, ये है हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और कब से कब तक इन्होंने अपना पीरियड सर्व करा है, 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसंबर 1958, ठीक है, याद रखना है। और सुकुमार सेन थे कौन, ये थे आपके सिविल सर्वेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स आर देयर? कितनी टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स होते हैं? सिस्मिक वेव से होता क्या है, ये वेव्स जो हैं क्या होती हैं, एनर्जी वेव्स होती हैं जो ट्रेवल करती हैं अर्थ की लेयर में, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मैग्मा की मूवमेंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो लैंडस्लाइड्स होती हैं वो भी इन सिस्मिक वेव्स की वजह से होती हैं। मैंने आपको एक अर्थक्वेक का टॉपिक लिया था, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। मैंने उसमें बताया है किस तरीके से जो आपकी वेव्स हैं वो मूव करती हैं और कैसे कैसे हमारा जो है अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक जो आने वाला, मैंने उसी में बताया है कि माउंटेन्स भी किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और प्लस अर्थक्वेक का भी बताया उसमें, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो आपकी कितने टाइप की वेव्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं आपके सिस्मिक वेव्स। तो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी। पी, ठीक है, पी, देन आपकी वेव होती है एस, एल और रेले। ये जो पी वेव्स हैं आपकी, ये होती है प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स कौन सी होती हैं, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स भी आपकी प्राइमरी वेव्स होती हैं, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों होती हैं, क्योंकि ये सरफेस पे जो हैं आती हैं, ठीक है, सरफेस पे ट्रेवल करती हैं, ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल करती है। अब मान लो कोई दो माउंटेन्स जो हैं वो आपस में टकराए, दो रॉक्स आपस में टकराए, तो जो वेव्स जो है प्रोड्यूस होगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इन्हीं की होती है, सरफेस वेव्स की, ठीक है। अब जहां हम रहते हैं ना, जहां हमारा घर है जिस सरफेस पे, वहां उस सरफेस पे वेव्स आती हैं और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इन सरफेस वेव्स की वजह से डिस्ट्रक्शन जो होती है, तबाही सबसे ज्यादा मचती है, ठीक है। पहली सरफेस वेव होती है और उसके बाद आती है आपकी एस एस
S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वेव, S फॉर सेकेंडरी वेव। अब सरफेस वेव आ गई, उसके बाद में सरफेस वेव्स की वजह से ही जो है ये सेकेंडरी वेव्स आती हैं, और सेकेंडरी वेव सिर्फ जो है सॉलिड में ट्रेवल करती हैं। याद रखना है, सरफेस वेव दोनों में करती है और सेकेंडरी सिर्फ सॉलिड में करती हैं। देन कम्स योर एल वेव्स। एल वेव्स भी सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है, लेकिन कम डिस्ट्रक्टिव होती हैं। प्लस जो है ये सरफेस वेव को लव वेव्स भी बोला जाता है, एल वेव्स को लव वेव्स भी बोला जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है। देन कम्स योर रेले वेव्स। रेले वेव्स जो होती हैं, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो रेले वेव्स हैं तो इनको और क्या बोलते हैं हम, इनको बोला जाता है रोलिंग वेव्स, ठीक है, रोलिंग वेव्स भी इनका नाम होता है। सरफेस वेव्स ही होती हैं, लेकिन जो इनकी स्पीड होती है ये कम होती है जो पी वेव से, ठीक है, प्राइमरी वेव जो सरफेस वेव्स है उससे स्पीड इसकी कम होती है रेले वेव्स की। गॉट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। ये वैस्कुलर सिस्टम प्लांट्स में क्या होता है, एक तो जाइलम टिश्यू, देन और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स, कहाँ पर, नीचे से, रूट से लेकर लीव्स को जो है ये वाटर और मिनरल्स देता है। देन जो ये फ्लोएम है ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है फूड, ये फूड को कहाँ कंडक्ट करता है, लीव से ले जाकर, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हुई और वहां पर क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आई एम सॉरी ऑक्सीजन निकलती है, और क्या क्या निकलता है बताइए। तो यहाँ से ये फूड ले जाके सारे प्लांट के पार्ट्स को प्रोवाइड करता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स, फ्लोएम फूड। ओके। What is invented in third generation computer? इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें क्या इन्वेंट हुआ था आपका। तो देखिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो होते हैं उसमें आईसीज डेवलप हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, पहले सेकंड जनरेशन में था हमारा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके थर्ड जनरेशन में आई हमारी आईसी। अब ये किसने बनाई थी, ये आपकी आईसी की जो फुल फॉर्म है ये है आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट, कई जगह इसको इन्वर्टेड सर्किट लिखा हुआ है, ठीक है। देन ये किसने बनाई थी आपकी, ये इनकी इन्वेंशन करी थी जैक किल्बी, और कहाँ पर, टेक्सास में, ठीक है, 1958 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the chemical formula of butane? केमिकल फॉर्मूला ब्यूटेन का है C4H10। किस तरीके से ये बनता है, C C C C, ठीक है, 4 कार्बन के हो गए, और ये हमने यहाँ पर क्या करा, अटैच हाइड्रोजन, ये 4 कार्बन थे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, जिसको ये देखना है कि ये बनता किस तरीके से, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये 4 हो गए, और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10 ये होता है पूरा ब्यूटेन, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है ब्यूटेन का। जिस तरीके से ब्यूटेन मैंने बनाया, आपको ये पूछा जा सकता है कि मीथेन का क्या होता है, आपसे मीथेन भी पूछा जाता है, तो मीथेन का याद रखना है CH4 होता है। देन कम्स योर इथेन। इथेन का आपका होता है C2H6। देन कम्स प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है आपका C3H8। देन कम्स ब्यूटेन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, C4H10। ओके, प्रोपेन डिस्कस कर लिया, एंड देन इथेन डिस्कस कर लिया, ब्यूटेन, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले जो हैं याद रखने हैं। ऐसे ही आगे पेंटेन, हेक्सेन, ये सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following acids is present in tomatoes? टमाटोज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टमाटोज में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ये वाले एसिड्स आपको याद करने हैं एसिड वाले चैप्टर में। आप जब फूड्स में जाएंगे, एक टॉपिक होता है फूड्स, फूड्स में आपको बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं, तो ये वाला टॉपिक जो है मैंने आपको आगे भी करा रखा है, मेरी जब आप वीडियोस चेक करेंगे एक अलग से टॉपिक है, उसमें आपको सारे एसिड और किस किस में प्रेजेंट है वो मैंने बताए हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, मस्ट है वो, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड है, ऐसे ही जैसे जो सिट्रिक एसिड है आपका, सिट्रिक एसिड ये आपकी खट्टी चीजों में मिलता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा आपको। देन टार्टरिक एसिड, टार्टरिक सुना होगा ना, तो टार्टरिक एसिड ये इमली वगैरह में मिलता है आपको,
ठीक है। बाकी कार्बोनिक एसिड, ये आपकी जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उसमें होता है कार्बोनिक एसिड। आपसे ये पूछा जा सकता है आपके पेट में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपके पेट में ही प्रोड्यूस होता है और ये किस काम आता है, हमारे पेट में जो डाइजेशन होती है फूड की उसके लिए हेल्पफुल होता है। ओके, बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं दोबारा से इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो एसिड वाला है लिंक शेयर कर दूंगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the theme of International Yoga Day 2019? तो इंटरनेशनल योगा डे आपको पता ही है 2015 से हमारा जो ये योगा डे है बहुत ही फेमस हो रहा है और सारा का सारा क्रेडिट मैं इसको मोदी जी को ही देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने ही जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे योगा को बहुत ज्यादा फेमस किया था। तो इस बार का जो थीम था इंटरनेशनल योगा डे का, वो 2019 का सॉरी, वो था आपका क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं योगा डे के बारे में। तो ये जो योगा डे है इंटरनेशनल योगा डे, ये सेलिब्रेट कब होता है, ये 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इस साल जो है इट हैज गॉन वायरल, आई एम सॉरी वर्चुअल ड्यू टू कोविड-19। अब ये वर्चुअल मतलब कि आपको पता है कि हम बाहर तो निकल नहीं पा रहे थे, तो वर्चुअल ही यहाँ पर सबका योगा हुआ था, है ना। तो पीएम ने जो है क्या बोला था कि सबको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था, एक इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था वर्चुअली, माई लाइफ माई योगा, और उसमें एक ब्लॉग था, इंटरनेशनल वीडियो ब्लॉग कंपटीशन था बेसिकली, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें आपको वीडियो जो है अपनी योगा करते हुए अपलोड करनी थी। तो आपको आई होप पता होगा 2020 में कैसा योगा डे गया है हमारा। तो ये जो फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम हमारा योगा डे जो है वो 21 जून 2015 में बनाया गया, ठीक है। अब ये योगा डे की पहल हुई कैसे, देखो योगा डे कब शुरू हुआ, जब पीएम नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे, ठीक है, इन्होंने बहुत ही इम्पैक्टफुल स्पीच दी थी 27 सितंबर 2014 में ये आए थे। 27 सितंबर 2014 में इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वहां पर एक बहुत ही योगा के ऊपर, योगा के फायदे बेनिफिट्स के ऊपर बहुत ही इम्पैक्टफुल जो है स्पीच दी थी। इसी वजह से उन्होंने क्या करा, फिर 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो है डिक्लेयर किया गया। अब 21 2015 से हमारा जो है ये योगा डे बना। अब हमने ये तो देख लिया है 2019 का थीम क्या था, आपसे 2020 का थीम पूछा जाएगा। तो 2020 का थीम है वेरी इंपॉर्टेंट, योगा एट होम, ठीक है, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, याद करना है इसको, योगा एट होम योगा विद फैमिली, ये था इस साल 2020 का थीम। ओके, और ये जो यूएन में 2019 में जब बना था, ये सेलिब्रेट हुआ था, तो यूएन में 20 जून 2019 को बना और 21 को एक पैनल की मीटिंग हुई इसके ऊपर। ओके, चलिए, आई गेस दिस वाज इट एंड टेक केयर, गुड लक। आगे और क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैं, तो जल्दी ही हमारा ये जो CHSL का जनरल अवेयरनेस का सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे होम एंड स्टे सेफ, गुड लक।